Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about rising global sea surface temperature and its impact on marine ecosystem. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो साल 2024 का जो फरवरी महीना था उसमें ओवरऑल जो सी सरफेस टेम्परेचर एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर देखा गया दैट वाज 21.06 डिग्री सेल्सियस which is highest recorded average sea surface temperature for any month since sea surface temperatures is being recorded, that is since 1979. तो 1979 से जब से सी सरफेस टेम्परेचर मंथ बाय मंथ एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर रजिस्टर किया जा रहा है तब से अभी तक का हाईएस्ट एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर पाया गया in the month of February 2024 and that was 21.06 degrees Celsius. This has been reported by Copernicus Climate Change Services, a यूरोपियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर अब देखिए फरवरी महीने में the average sea surface temperature was in excess of 21 degrees Celsius. तो पहला प्रश्न उठता है कि आखिर सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? वाई ओशंस आर गेटिंग वार्मर? तो कारण सरल है. देखिए ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बढ़ रहा है. इन ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग में पहले तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो एयर होता है वो वार्म होता है. एटमॉस्फेरिक एयर जब वार्म होता है तो धीरे धीरे फिर मोस्ट ऑफ द एक्सेसिव हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओशन. क्योंकि ओशन इज मेड अप ऑफ वाटर और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है. सरल भाषा में कहें तो वाटर का हीट होल्ड करके रख पाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर. तो इस कारण से स्टार्टिंग में तो जब ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो पहले एटमॉस्फेयर वार्म अप होता है. बट अल्टीमेटली अबाउट 90 to 91% ऑफ द एक्सेसिव हीट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओशन और इस कारण से ओशन वार्मिंग शुरू हो गई है एंड ओवरऑल सी सरफेस टेम्परेचर इज राइजिंग. इसका इम्पैक्ट क्या होता है ओशन या मैरीन इकोसिस्टम में वो समझते हैं. देखिए तो ओशन के अंदर जब हीट ट्रांसफर होता है तो हीट जो है वो मोस्टली एब्जॉर्ब होता है ओशन के पहले वाटर लेयर में और पहला वाटर लेयर ज़्यादा हीटेड हो जाता है. अब जब वाटर लेयर हीटेड होता है तो उसकी डेंसिटी घट जाती है और डेंसिटी घट जाने के कारण जो अपर लेयर है वाटर का और जो बाकी नीचे वाले लेयर हैं उनके बीच में अच्छा खासा डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है. और ये डेंसिटी डिफरेंस के कारण ये दोनों लेयर के वाटर आपस में मिक्स नहीं हो पाते इजीली. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द ओशन, because of global warming, heating of the ocean happens, and because of the heating of the ocean the uppermost layer is heated the most, and that is the reason why upper layer और lower layer के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है. टेम्परेचर डिफरेंस के कारण डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है और डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण मिक्सिंग मिनिमाइज हो जाती है और एक तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है. लेयराइजेशन आप कह सकते हैं. लेयर आफ्टर लेयर वाटर बॉडी वाटर जो है वो एक अपने आप को सेग्रीगेट कर लेता है इन द ओशन बिकॉज ऑफ हीटिंग. और ये जो लेयर लेयर में सेग्रीगेशन हो रहा है इस कारण से वाटर का आपस में मिक्सिंग कम हो जाता है. नॉर्मली कैसा रहता है कि द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ओशन कीप ऑन मिक्सिंग विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ ओशन करेंट्स और टाइड्स या अपवेलिंग विंड्स. जो ऊपर से जो सरफेस विंड्स चल रहे होते हैं उनके शियर स्ट्रेस के कारण वाटर कीप्स ऑन मिक्सिंग. लेकिन हीटिंग के कारण स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है. स्ट्रैटिफिकेशन के कारण मिक्सिंग कम हो जाती है और मिक्सिंग कम होने का नतीजा क्या होगा कि ओशन सरफेस पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स निकल करके आ करके टॉप मोस्ट लेयर में जमा नहीं हो पाते क्योंकि मिक्सिंग ही नहीं हो रहा. नीचे ओशन सरफेस पे अगर कोई न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है वो न्यूट्रिएंट राइज भी होगा बिकॉज ऑफ अपवेलिंग ओशन
स्ट्रीम। तो अप वेलिंग जोन में अगर वो न्यूट्रिएंट राइज भी होता है ओशनिक सरफेस से, तब भी वो टॉप मोस्ट लेयर में आ नहीं पाएगा वो न्यूट्रिएंट। और टॉप मोस्ट लेयर में मरीन इकोसिस्टम का जो प्राइम प्रोड्यूसर या मेन फूड प्रोड्यूसर होता है, वो होता है फाइटोप्लैंक्टन, वो पाया जाता है। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओशन के अंदर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स आर बेसिकली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, आप कह सकते हैं माइक्रो प्लांट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन, सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं विच आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द ओशनिक या मैरीन इकोसिस्टम। उनको सनलाइट मिलता है, सनलाइट की मदद से वो फूड बनाते हैं, लाइक प्लांट्स डू ऑन द अर्थ या टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। Phytoplanktons do the same in oceanic ecosystem, but phytoplanktons also need a lot of nutrients coming from the oceanic surface. But nutrient जो oceanic surface से आते हैं वो टॉप मोस्ट लेयर में फाइटोप्लैंक्टन जो हैं उन तक पहुंच नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटिफिकेशन। और इस कारण से फाइटोप्लैंक्टन्स की ओवरऑल डेंसिटी कम हो रही है ओशन में। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द मरीन इकोसिस्टम। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। जू प्लैंक्टन्स को फिर खाते हैं क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रैब लॉबस्टर्स को खाते हैं फिर स्मॉल फिशेस को खाते हैं लार्ज फिशेस। तो दिस इज द फूड चेन इन द मरीन इकोसिस्टम। और फूड चेन में जो सबसे प्राइम प्रोड्यूसर है वो है फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन गिर रही है बिकॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल सी टेम्परेचर विच इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये मरीन इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि 90% तक जो हीट है अल्टीमेटली गोज टू द ओशन। उसके कारण पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसके अलावा जो वाटर है ओशन का वो ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन गिरते जा रही है बिकॉज ऑफ ओशन वार्मिंग। यही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं कि राइजिंग ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर, फरवरी 2024 में ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर एवरेज was 21.06 डिग्री सेल्सियस विच इज हाईएस्ट एवर। वाई राइजिंग? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्योंकि जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वार्मिंग है उसका 90% ऑफ द हीट जो है इट इज अल्टीमेटली एब्जॉर्ब बाय द ओशन। इम्पैक्ट क्या हो रहा है? स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द ओशनिक वाटर लेयर ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी डेंसिटी। तो स्ट्रैटिफिकेशन, ये लेयर 1 लेयर 2 आपस में मिक्सिंग ना होने के कारण फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन गिर रही है। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं क्रैब्स, क्रैब्स को खाते हैं फिशेस। सो दैट इज हाउ द एंटायर मरीन इकोसिस्टम इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने एक कोड या गाइडलाइन रिलीज किया है फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कि उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते वक्त। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को इन बातों का ध्यान रखना है कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के दौरान वही सारी बातें बोलेंगे जिनके लिए उनको अप्रूवल मिला है DGCA से, डायरेक्टरेट जनरल फॉर फार्मास्यूटिकल। तो अब DGCA तो सिविल एविएशन के लिए होता है। अब DI डायरेक्टरेट जनरल फॉर फार्मास्यूटिकल्स, वहां से जो उनको अप्रूवल मिलेगा जिन जिन चीजों के लिए मार्केटिंग करने के लिए, उन्हीं चीजों का वो फिर जिक्र करेंगे अपने मार्केटिंग में। दे कैन नॉट ऐड एनीथिंग न्यू फ्रॉम देयर साइड। क्योंकि अभी तक कैसा है कि अभी तक जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनके जो भी मार्केटिंग होती है उनके प्रोडक्ट की, दैट इज गाइडेड बाय अ गाइडलाइन दैट वाज रिलीज्ड इन 2015। ये लेकिन 2015 वाला जो गाइडलाइन है दैट हैड नो लीगल बैकिंग। तो इस कारण से द 2015 गाइडलाइन रिमेन्स टूथलेस। तो अब 2024 में भारत सरकार ने स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस रिलीज किए हैं और उसके हिसाब से मार्केटिंग जो होगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का दैट वुड बी स्ट्रिक्टली इन लाइन विद द अप्रूवल गिवन बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। उसके अलावा जो भी क्लेम्स किए जाएंगे कि इस दवाई से ये चीजें ठीक होती हैं, ऑल सच क्लेम्स शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस। एंड प्रोडक्ट में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या टॉक्सिक हैजार्ड है या एडिक्शन का कोई रिस्क है कि नहीं, वो हर एक चीज एकदम डिटेल में मेंशन किया जाना चाहिए।
उसके अलावा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के दौरान, उसको भी साफ साफ ले डाउन किया गया, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कई सारे तरीके के आप कहिए गिफ्ट देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को किसी एक पर्टिकुलर मेडिकल कंपनी की दवाइयों को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो दवाई महंगी ही क्यों ना हो। लेकिन एक बार जब एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से गिफ्ट मिल जाता है तो कई दफ़ा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उन्हीं दवाइयों को प्रमोट करते हैं इवन टू द पुअर पेशेंट्स, और इस कारण से पुअर पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो दवाई 10 रुपए में खरीदी जा सकती है उसके लिए उनको 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि आपको यही वाली दवाई खानी है इस कंपनी की। अब गरीब आदमी को क्या ही पता, उसको लगता है कि ये दवाई अलग होगी। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के मार्केटिंग अप्रोच काफ़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से गाइडलाइंस रिलीज किया गया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी तरीके का गिफ्ट नहीं दे सकते, कोई मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं दे सकते। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को या उसकी कंपनी को अगर कोई रिसर्च करने के लिए भी पैसा आ रहा है तो वो पैसा काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से आना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से कोई ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं जाना चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर को जिसकी मदद से फिर वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस मेडिकल प्रैक्टिशनर से कोई भी अनएथिकल काम करवा पाए, गरीब लोगों से भी महंगी या अन लेस यूजफुल दवाइयाँ खरीदवा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो देयर इज ए स्ट्रिंजेंट guidelines on ethical practices on pharma companies as far as their marketing practices are concerned. तो यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मेनली दो गाइडलाइंस हैं, लेज डाउन नॉर्म्स फॉर मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन एंड एथिकल प्रैक्टिसेस फॉर फार्मा कंपनी, जिसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट गिव इंसेंटिव और गिफ्ट टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड एनआरसी, तो ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और आसाम इशूज से तो से रिलेटेड तो है ही, इम्पोर्टेंट है ही। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, डिटेल में समझते हैं इस टॉपिक को लेकर के। हाल फिलहाल में काफ़ी सारी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं आसाम के अंदर, गुवाहाटी में भी आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, आसाम मूवमेंट चला हमारे स्टेट आसाम में फॉर 6 years फ्रॉम 1979 to 85। Assam movement was mainly started against illegal immigrations, illegal influx coming mainly from Bangladesh, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 1971 में जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ उसके पहले जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के एट्रोसिटीज के कारण कई सारे लोग इलीगल तरीके से भारत के अंदर इंटर हो गए, और चूंकि असम के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है ईस्ट पाकिस्तान, इसलिए कई सारे लोग इलीगल तरीके से भारत के स्टेट असम में इंटर हुए, ऐसा माना जा रहा था। और उसके कुछ एविडेंसेस भी देखे गए। इन सब कारणों से बिकॉज ऑफ दिस इलीगल इन्फ्लक्स मेनली ड्यूरिंग लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश टाइम इन 1971, उस इलीगल इन्फ्लक्स के कारण 1979 में असम के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ, जो मूवमेंट 6 सालों तक चला, 1985 तक। स्टार्टिंग में तो पुलिस ने उसको सप्रेस करने की कोशिश की, दैट लेड टू फ्यू एट्रोसिटीज आल्सो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 800 स्टूडेंट्स हैड टू lay down their life, 800 students were martyred. This movement was basically led by student organizations like All Assam Student Union. अल्टीमेटली 6 साल के बाद भारत सरकार ने 15 अगस्त 1985 को एक अकॉर्ड साइन किया, असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड वाज बेसिकली ट्राई पार्टेड अकॉर्ड, जिसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, स्टेट गवर्नमेंट भी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी। 15 अगस्त 1985 को असम अकॉर्ड के अंदर तो कई सारे प्रोविजंस हैं, बट दो मेन डिमांड थे। एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको भारत से बाहर भेजा जाए, वीड आउट किया जाए, और कम से कम आसाम से बाहर उनको भेजा जाए, वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स, सेंड देम आउट ऑफ असम। और दूसरा, प्रोटेक्ट द एसएमईज कल्चर। तो एसएमईज कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए असम अकॉर्ड के अंदर इंसर्ट किया गया एक स्पेशल क्लॉज जिसका नाम है क्लॉज 6, और इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको वीड आउट करके असम से बाहर भेजे जाने के लिए बात कही गई कि एनआरसी ऑफ असम विल बी अपडेटेड। बात की जाए अगर क्लॉज 6 की, तो क्लॉज 6 में लिखा गया है असम अकॉर्ड के कि देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड टेकन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द असमीज पीपल।
लेकिन इस क्लॉज 6 में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक समस्या बस आती है यहाँ पे कि हु शुड बी कंसिडर्ड एज एसएमईज पीपल। यहाँ पे आ जाती है थोड़ी दिक्कत कि वो लोग जो एसएमईज भाषा बोलते हैं उनको एसएमईज कहा जाए, या वो लोग जो काफी समय से असम के अंदर रह रहे हैं उनको कहा जाए, क्योंकि कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जो अलग भाषा बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम एसएमईज, लेकिन काफी लंबे समय से असम के अंदर रह रहे हैं। तो उन लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए कि नहीं किया जाए, तो इसको लेकर के एक आप कहिए कि डायलेमा का सिचुएशन बना रहा, और इस कारण से क्लॉज 6 इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में एक बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी, बिप्लब कुमार शर्मा जी ऑनरेबल रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट जज, उनके लीडरशिप में कमेटी बनाई गई, बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी। उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया कि व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6। तो बेसिकली उन्होंने एक कट ऑफ डेट दिया कि इस डेट से पहले जो लोग रह रहे हैं आसाम के अंदर, दे शुड बी कंसिडर्ड एज एसएमईज पीपल। बट अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो क्लॉज 6 ऑल्सो, उसके लिए ये सब स्टेप्स लिए गए हैं, बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी बनाई गई, उनके रिकमेंडेशंस आ गए हैं, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये तो बात हो गई क्लॉज 6 की। अब जरा बात करते हैं पहले और मेन प्रोविजन की, टू आइडेंटिफाई एंड वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ असम। इसके लिए जब असम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, उसी वक्त सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करके एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 6A। और सेक्शन 6A में कुछ प्रोविजंस रखे गए। उसमें कहा गया कि एनीवन हु इज पर्सन ऑफ इंडियन origin who came from Bangladesh before 1st January 1966 will be deemed to be citizen of India। लेकिन जो पर्सन ऑफ इंडियन origin who came to Assam between 1st January 1966 and 24th March 1971, they may be granted citizenship after 10 years of the residence in India subject to certain conditions। लेकिन तीसरी कैटेगरी, पीपल हु इंटर्ड इनटू असम आफ्टर 24th March 1971, they would be considered as illegal immigrants and they would be detected and deported out of India in accordance with a law। इसके लिए प्रॉपर कानून बनेगा और उस हिसाब से उनको भारत से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। सो दिस वाज सेक्शन 6A। ठीक है, क्लॉज 6 असम अकॉर्ड में था, ठीक है, और सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में ऐड किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट दैट वाज ब्रॉट इन 1985 आफ्टर साइनिंग ऑफ असम अकॉर्ड। ठीक है, 3 कैटेगरी में इलीगल इमिग्रेंट जो असम के अंदर दाखिल हुए, इंटर हुए, उनको बांटा गया। 1966 से पहले वाले उनको मिल जाएगी सिटीजनशिप, 66 से लेकर के 71 वाले उनको कुछ सर्टेन कंडीशंस के बाद मिलेगी, और 71 24 मार्च 1971 वाले उसके बाद जो हैं वो तो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे माना जाएगा, और उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा फॉरेन इमिग्रेंट्स, और उनको आसाम से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। अभी इस डायरेक्शन में कि 1971 के बाद कौन से लोग आए हैं, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी लेट एक्टिविटी शुरू हुई। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद फिर फैसला किया गया कि एनआरसी अपडेट किया जाएगा आसाम का, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप या सिटीजन्स उसको अपडेट करके आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको डिटेक्ट किया जाएगा और आसाम से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। तो 1985 में सेक्शन 6A ऐड कर दिया गया इन सिटीजनशिप एक्ट, लेकिन काफी लेट 2015 से आप कह सकते हैं एनआरसी अपडेट करने का प्रोसेस शुरू हुआ। यह प्रोसेस लगभग 3-4 साल तक चला। 2019 में 31 अगस्त 2019 को एनआरसी का फाइनल डेटा आया कि लगभग 3 करोड़ 10 लाख रेजिडेंट्स हैं आसाम के अंदर, मोटा मोटा डेटा मैं बता रहा हूं। उसमें से 19 लाख लोग ऐसे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो मतलब 19 लाख लोग कुछ इस कैटेगरी के पाए गए। लेकिन फिर क्या हुआ, साल 2019 के ही दिसंबर महीने में एक कानून लेकर के आई भारत सरकार, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट था, जिसके अंतर्गत सिटीजनशिप किन किन बेसिस पे दी जा सकती है या ली जा सकती है, छीनी जा सकती है, वो बताया गया है। आपने पढ़ा होगा पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट लेज डाउन सेवरल क्राइटेरियाज ऑफ सिटीजनशिप, और लास्ट में ये कहता है कि इसके आगे कोई नया क्राइटेरिया सिटीजनशिप
देने के लिए या खत्म करने के लिए पार्लियामेंट डिसाइड करेगी विथ हेल्प ऑफ अ लॉ। और वही प्रोविजन के हिसाब से फिर पार्लियामेंट ने कानून बनाया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो 1985 में भी अमेंड किया गया, सेक्शन 6A ऐड किया गया, एंड देन 2019 के दिसंबर में भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड किया गया। इस बार क्या कहा गया कि इन तीन देशों से जो 2019 वाला अमेंडमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं का, जिसको लेकर के पूरा प्रोटेस्ट है, CAA, बेसिकली इसमें कहा गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड पारसीज, मतलब बेसिकली नॉन मुस्लिम्स जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014, उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। दीज पीपल वेर मेनली लिविंग इन इंडिया एज एन इलीगल इमिग्रेंट्स और ऑन लॉन्ग टर्म वीजास। ये दो तरीके के लोग रह रहे थे भारत में, या तो इलीगल तरीके से दाखिल हुए थे, नहीं तो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर के भारत में रह रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए बेसिकली नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम नहीं लिखा है इस कानून में, लेकिन मोटा मोटा मतलब यही निकाला जा सकता है, क्योंकि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसीज तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले से आए हैं तो। अब ये कानून आया 2019 में, लेकिन देखिए एक कानून बनना होता है और कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए कई सारे रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज बनाने होते हैं, तब जाकर के वो कानून इंप्लीमेंट होता है। हाल फिलहाल में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, बट उससे रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस अब बनाई है भारत सरकार ने और उनको नोटिफाई किया है। तो एक बार फिर से नाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न्यूज में आ गया, क्योंकि नाउ द रूल्स आर आउट एंड नाउ द एक्ट इज रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। दैट इज वाई अगेन प्रोटेस्ट हैज स्टार्टेड। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रोटेस्ट है क्यों? इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा क्या है कि असम के यूथ इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो इस बात को आपको समझना है कि देखिए, यूथ का कहना है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोटेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है कि 19 लाख लोग तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं एज पर एनआरसी अपडेट। लेकिन इस 19 लाख लोगों में से कई सारे ऐसे होंगे जिनको इस प्रोविजन की मदद से, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में जो प्रोविजन दिया गया है सिटीजनशिप का, इस सिटीजनशिप प्रोविजन की मदद से इस 19 लाख लोगों में से कई सारे लोगों को भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो उनको फिर जब सिटीजनशिप मिल जाएगी तो असम में रहने का हक मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो असम अकॉर्ड के अंदर प्रॉमिस किया गया था ये वाला कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको असम से बाहर भेजा जाएगा, वीट आउट किया जाएगा, ये प्रॉमिस कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड रह जाएगा। और कहीं ना कहीं एनआरसी को अपडेट करने का जो पूरा पूरा एक्टिविटी किया गया, इतना मेहनत करके एनआरसी को अपडेट किया गया, 19 लाख लोगों को पहचाना गया, उनमें से कई सारे लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो एनआरसी अपडेट करने का जो एक्टिविटी है उसका भी सिग्निफिकेंस काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इस कारण से प्रोटेस्ट चल रहा है, खासकर वो ऑर्गेनाइजेशन आंसू और उनके मेंबर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुवाहाटी के आसपास। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा। देखिए, भारत सरकार के सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने के पीछे एक अलग सोच है। पहली सोच तो ये है, इस आर्टिकल को मैं फिर कवर कर दूंगा, जो मैं बात अभी बताने जा रहा हूं, कि वी आर नॉट सिग्नेटरी टू जिनेवा कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजीज। हम लोग जिनेवा कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं है। इस पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है आज ही इंडियन एक्सप्रेस में, उसको पढ़िएगा। जिनको जिनेवा कन्वेंशन याद आ रहा होगा उनको बात समझ आ रही होगी, अदरवाइज मैं कल या परसों फिर इसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो चूंकि हमारा पोरस बॉर्डर है, सो वी आर नॉट सिग्नेटरी टू जिनेवा कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, but at the same time India is a democratic country, so India must give protection to those people who have entered into India as a result of religious persecution. अगर काफी सुपरफिशियली देखा जाए तो हमें देख करके लगेगा कि नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप दिया जा रहा है, तो ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप डिटेल में समझें तो भारत सरकार के आर्गुमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति आया है, मुस्लिम पर्सन आया है, तो वो इकोनॉमिक मोटिव से आया होगा मेनली, ये सोच है इस कानून के पीछे। लेकिन अगर नॉन मुस्लिम पर्सन आया है तो उसके आने के पीछे कारण हो सकता है रिलीजियस परसिक्यूशन, और रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण
रिलीजियस थ्रेट के कारण अगर कोई इंसान हमारे देश में आता है तो डेमोक्रेटिक ग्राउंड्स पे उन्हें सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देश एक इंटरनेशनल कानून मानते हैं जिसका नाम है जेनेवा कन्वेंशन, जिसके अंतर्गत उन देशों के अंदर अगर कोई भी इंसान प्रोसिक्यूशन के डर से आता है तो उसको वो देश अपने यहाँ रहने की इजाजत देता है और सिटीजनशिप भी दे देता है। डंकी मूवी बेसिकली इसी आइडिया पे बनी है कि जा करके वो लोग अमेरिका में, अगर आपने देखा हो तो, और लंदन ब्रिटेन में जा करके कह देते हैं कि मुझे अपने देश में खतरा है, और शाहरुख खान बस कहता है कि नहीं है खतरा तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, बाकी सब कहते हैं देश में खतरा है। तो वो है जिनेवा कन्वेंशन, बिकॉज ब्रिटेन इज सिग्नेटरी टू जिनेवा कन्वेंशन। भारत जिनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी है नहीं, बट फिर भी हम डेमोक्रेटिक तो हैं, तो हमें फिर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो और दूसरा कानून लाना होगा। इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ऐसा भारत सरकार का कहना है। ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं, कंट्रोवर्सी तो है ही। मेरा काम है आपको कंट्रोवर्सी समझाना, सारे मुद्दे समझाना, ठीक है, ओपिनियन बनाना नहीं। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। अब हाल फिलहाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स आ गए हैं, सीएए रूल्स आ गए हैं। इसमें बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए नॉन मुस्लिम लोग कोई भी 20 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं, जैसे लैंड टेनेंसी रिकॉर्ड या कहीं एजुकेशनल सर्टिफिकेट उनका अपने देश का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का, तो वो उस बात को साबित कर देगा कि वो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं। और उनको फिर आप किस भी 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उसके लिए भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे देना है। और स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई से होगा नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि कई सारे स्टेट्स मना कर रहे थे कि नहीं हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। तो भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको जिम्मेदारी दी गई है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, और ये एम्पावर्ड कमेटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो स्टेट्स विल हैव बेसिकली नो से इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएए। सो स्टेट्स जो है चाह करके भी इसको रोक नहीं सकते। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो यही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड एनआरसी असम अकॉर्ड। दो मेन प्रोविजन थे, कंजर्व असम कल्चर, उसके लिए क्लॉज 6, एंड दोज पीपल हु एंटर्ड इनटू असम आफ्टर 24 अप्रैल 1971 उनको वीड आउट करें बिकॉज दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। उसके लिए सेक्शन 6 इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंसर्ट किया गया। एनआरसी अपडेट करने का प्रोसेस शुरू किया गया 2015 में। 2019 में 19 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण कुछ लोगों को इनमें से सिटीजनशिप मिल सकती है, जिस कारण से असम के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। ये जो क्वेश्चन था अग्नि 4 को लेकर के, आपको पता है तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अग्नि 5 का मैक्सिमम रेंज है 5000 किलोमीटर। तो जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और कोर इन्फ्लेशन को लेकर के पहला दूसरा स्टेटमेंट सही, लेकिन तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगेन दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।